हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड व एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। मोस्ट वन क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। करेक्ट आंसर होगा अंबिकाचरण मजूमदार। अब चलेंगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी। इसके प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक ये ओ हुम माने जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। ये सारे फैक्ट आप लोग जानते हैं दोस्तों, आपके हर वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला फैक्ट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि बेमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। कौन, एनी बेसेंट। सारे फैक्ट ध्यान रखेंगे दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये। आगे देखेंगे, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हो गया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। बार बार पूछा गया, आप लोग विभिन्न एसएससी के कंडक्ट करवाए गए प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को देख सकते हैं। अगला फैक्ट है, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल पुनः एक हो गए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। यानी कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में दोनों दलों में विभाजन हो गया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। पुनः 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल एक हो गए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों, 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1924 के कांग्रेस के बेलगाम, ये भी बार बार पूछाता है। 1924 के कांग्रेस के बेलगाम यानी कि जो कर्नाटक में पड़ता है, अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला स्टेटमेंट देखेंगे, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ये इतने फैक्ट हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, जो कि आपके हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। टोटल चीजें ले आए दोस्तों एक साथ, ताकि किसी भी आप लोगों को फैक्ट के लिए इधर उधर भटकना ना रहे। इस भी दे दिए हैं, कहाँ पे हुआ था, कितनी बार हुआ था, किसने की थी, कितनी बार की थी, मांग क्या हुई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सारी चीजें कलेक्ट ले आए हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वराज पार्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। अब ऐसे जो महत्वपूर्ण दोस्तों पार्टियों का गठन किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के समय, उनको हम लोग एक साथ देखेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। गदर पार्टी की स्थापना, ये भी बार बार पूछाता है, लाला हरदयाल ने की थी। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। खुदाई खिदमतगार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा की गई थी। और भारत सेवक समाज, जिसे कि हम लोग सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी कहते हैं, की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सारी चीजें एक साथ ले आए दोस्तों। सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन डालेंगे, पुनः उस टॉपिक्स के जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट यानी इर्द गिर्द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम लोग एक साथ सॉल्व कर लेंगे। आगे चलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 3 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला पीडीएफ दोस्तों हमारा एसएससी जीडी, आप लोग जानते हैं, जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसका है। इसमें जो आपका दोस्तों पाठ्यक्रम रखे हैं जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स व हिंदी। इसके पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों हमारे द्वारा टोटल 25 पीडीएफ के जरिए क्लियर करवाया जाएगा, यानी पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जाएगा। इसकी पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप दोस्तों का अच्छे कंप्लीटर हैं,
आपको आप इसके इच्छुक हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। इसमें जो आपका मैथ व रीजनिंग बचेगा दोस्तों, उसको आप लोगों को वीडियोस देख के प्रैक्टिस करने होंगे। आप लोग जानते हैं उनका पीडीएफ नहीं बन सकता। उसके बाद दूसरा जो है दोस्तों, बिहार एसएससी 10+2 2023, लगभग फरवरी में इसका भी एग्जाम होगा। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स है। इसके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जाएगा। इसकी भी पीडीएफ फीस 50 रुपीज़ रखी गई। अगर आप इच्छुक हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बार बार मैसेज आया था कि कंबाइन के लिए, तो कंबाइन नहीं किया जा सकता। कारण क्या है दोस्तों, एसएससी जीडी में हिंदी भी पूछी जाएगी, बिहार एसएससी में हिंदी नहीं है। दूसरी बात है, बिहार एसएससी में दोस्तों बिहार जीके के यानी बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और बिहार एसएससी में जनरल साइंस के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते, तो ध्यान रखेंगे। बाकी रीजनिंग ऑलरेडी दोस्तों मेरे पे भी चलती रहती है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, अन्य चैनल से भी दोस्तों रीजनिंग व मैथ क्लियर कर सकते हैं। बाकी चीज़ें पूरी तरह से आप लोगों को दोस्तों पीडीएफ के जरिए क्लियर करवाई जाएंगी। लास्ट पीडीएफ यूपीपीएससी आरओ 2023, लगभग फरवरी स्टार्ट में इसका भी एग्जाम होगा पीटी का, जिसमें उन 40 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे और 60 क्वेश्चन दोस्तों सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे, जिनके 6 चैप्टर शामिल होंगे। पर चैप्टर से दोस्तों यानी पर टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनके पूरे पीडीएफ को टोटल 40 सेट के जरिए क्लियर करवाया जाएगा। कारण यह है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, कभी काफ़ी रेयर टाइप के क्वेश्चंस आपके यूपीपीएससी आरओ में पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है, क्योंकि 40 सेट इसका दिया जाएगा। अगर आप इच्छुक है तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी जगह से पूछे जाते हैं दोस्तों। हम लोग ये क्वेश्चन रख दिए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुनः सभी को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा कुंवर सिंह ने। अब चलिए एक साथ सारा देख लीजिए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दिल्ली से किसने किया था, तो खान बहादुर शाह जफर और वक्त खान ने किया था। कहाँ से, दिल्ली से। कानपुर से किसने किया था, नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था, दोनों लोगों ने किया था, ध्यान रखेंगे। अब ऑप्शन जैसे दिया आता है। अगला है, लखनऊ से किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, झांसी से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। फैजाबाद से बात की जाए तो मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। इलाहाबाद से किसने किया था दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। बरेली से किसने किया था, खान बहादुर ने किया था। ये तो यहाँ से ध्यान रखेंगे तो आप लोगों के क्वेश्चन मिस नहीं होंगे, पूछे जरूर जाएंगे, आप लोग जानते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा हिंदी से है, ध्यान देंगे आप लोग। वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन रखा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुनः मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन है, हमेशा रहने वाला वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा शाश्वत होगा। हमेशा रहने वाला वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, शाश्वत होगा। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द एक तरफ रखा गया है यहाँ पे दोस्तों, यानी कि वाक्यांश अनेक शब्द एक तरफ रखा गया है और एक शब्द एक तरफ रखा गया है। चलिए देखते हैं। जिसकी उपमा संभव ना हो, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, तो अनुपम होगा। दूसरा है, जिसका कोई अर्थ ना हो, तो इसका क्या होगा, निरर्थक होगा। विधि के विरुद्ध वाक्यांश का एक शब्द होगा, अवैध होगा। क्या होगा, अवैध होगा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला देखेंगे दोस्तों, सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह वाक्यांश का शब्द क्या होगा, सत्याग्रह होगा। नेक्स्ट है, बीता हुआ समय वाक्यांश का शब्द बताना है तो अतीत होगा। नेक्स्ट है, आने वाला समय वाक्यांश का शब्द भविष्य होगा। नेक्स्ट, जिसके समान दूसरा ना हो वाक्यांश का शब्द अद्वितीय होगा। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश का शब्द क्या होगा, जिज्ञासु होगा। जो सब कुछ जानता है वाक्यांश का शब्द क्या होगा, सर्वज्ञ होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला दोस्तों, दूसरों का भला करने वाला वाक्यांश का शब्द तो परोपकारी होगा। नेक्स्ट है, जंगल की आग वाले दोस्तों वाक्यांश का शब्द क्या होगा, दावानल होगा। पेट की आग बार बार ये सर पूछे जाते हैं, तो पेट की आग का क्या होगा, जठरानल होगा। एक समय में विद्यमान वाक्यांश का शब्द क्या होगा, समसामयिक होगा। और जिसकी आशा न की जाए वाक्यांश का शब्द तो ये अप्रत्याशित होगा। इसमें बहुत सारे और भी दोस्तों शब्द हैं जिनको हम लोग आगे की नेक्स्ट दोस्तों सीरीज में कंप्लीट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा करंट अफेयर्स से रखा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुनः करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। करेक्ट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग,
हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया। किसे? क्लाउडिया गोल्डिन को। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है। नेक्स्ट है, एशियन गेम्स आप लोग जानते हैं 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? हांगझो चीन में किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 127वां स्थान। यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत सारे अभी करंट के और क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग दोस्तों कॉन्स्टेंट होकर इनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। मैं तो कहता हूँ PDF ले लीजिए दोस्तों और अंडरलाइन लगा के एक अच्छी प्रिपरेशन करेंगे दोस्तों, तो आप भीड़ से आगे रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में हुई? तो चेन्नई में हुई। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो शिव शंकरी को। नेक्स्ट है, UDI आप लोग जानते हैं वेबसाइट है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है। के नए CEO कौन बने हैं? वो है अमित अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया? तो प्रिया AS को दिया गया। किसे? प्रिया AS को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 सॉरी दोस्तों 2023। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखेंगे दोस्तों, भारत एवं उनके पड़ोसी देश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक साथ सारा कलेक्ट कर लाए हैं। जरूरत है आप लोगों को देखने की, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने की। पुनः दोस्तों हम लोग इनके वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ आगे की दोस्तों सीरीज में रिवीजन भी करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? यानी वो किस देश की सीमा है जो भारत के साथ सबसे ज्यादा टच करती है? बांग्लादेश की है, 4096 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलिए एक साथ कलेक्ट करते हैं। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। ध्यान रखेंगे, डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हैं। ये कनेक्ट हो गया हमारा। आगे देखेंगे 7 स्थलीय सीमा वाले देश वो कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। ये 7 स्थलीय सीमा वाले देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। और 2 जलीय सीमा वाले देश कौन कौन से हैं? श्रीलंका एवं मालदीव है। कौन सा? श्रीलंका एवं मालदीव। आगे चलेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगला है, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं। तो कितने? भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं। आगे देखिएगा, बांग्लादेश जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है उसके बारे में देखिएगा, कौन कौन राज्य से टच करता है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ऐसे दोस्तों डाटा को हम लोग अंडरलाइन लगा के सॉल्व करने से आप ज्यादा से ज्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं। अगला देखिएगा, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य। ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, यही आप लोगों को रैंक में आगे और पीछे करते हैं। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और लद्दाख है। यानी 5 राज्यों की यहाँ पे भी सीमा साझा करते हैं, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। अगला देखिएगा, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य तो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है और लद्दाख। लद्दाख अब यहीं पे डाटा निकल आया दोस्तों, लद्दाख ये चीन के साथ भी सीमा साझा करता है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्ट देखिएगा, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। अभी हम लोग चाहे दोस्तों तो क्वेश्चंस को बड़ा कर सकते हैं, यानी 4 विकल्प देके एक एक क्वेश्चन बनाए तो इसमें 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग, जो कि दोस्तों आप लोगों को ज्यादा समय लगेगा क्लियर करने में। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे इजी टू मॉडरेट ज्यादा क्वेश्चन इजी डाले गए हैं जो कि आपके हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अब इसमें दोस्तों और जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट सीरीज में क्लियर करेंगे, तो इजी टू मॉडरेट हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल साइंस शामिल करके बनाया गया है, ध्यान देंगे आप लोग। पहला है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। नेक्स्ट है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। पेस मेकर का संबंध किससे? हृदय से है। और पेस मेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण यानी कि फिल्टर कहाँ पर होता है? वृक्क में यानी कि किडनी में होता है। नेक्स्ट है,
इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है तो मधुमेह है। नेक्स्ट, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। नेक्स्ट, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो सतही या पृष्ठ तनाव के कारण। पूरी तरह से दोस्तों आपके किसी भी वर्ड को यहाँ पे मिस नहीं किया गया है, ऑप्शन कैसे भी दिए जाएं आप लोग सॉल्व कर सकें। अगला देखिएगा, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो नाविकों द्वारा। नेक्स्ट, पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। और लास्ट है दोस्तों, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन बी12 है। ये थे दोस्तों जीके के क्वेश्चन जो कि एक साथ शामिल किए गए थे। अब आगे चलेंगे, इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों जो कि हम लोग नेक्स्ट सीरीज में सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों योजना आयोग से आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से बनते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। ये आपका आंसर रहा। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में चलते हैं। योजना आयोग का संबंध संविधान में कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है, यानी योजना आयोग का संविधान में कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछाता है। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। इसका गठन यानी योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य बल कृषि पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। सारे डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल उद्योगों पर था। यह पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और लास्ट देखेंगे दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग आगे क्लियर करेंगे। अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी, जिसका समयावधि 2012 से 2017 है। उसके बाद आप लोग जानते हैं दोस्तों नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म भी पूछा था, NITI यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद इनके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे। प्रथम CEO अमिताभ कांत थे। वर्तमान में बात की जाए तो नीति आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? श्री BBR सुब्रमण्यम है। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, हम लोग इनको सॉल्व भी करेंगे और इनको दोस्तों एक अच्छे सेट के जरिए रिवीजन करते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम के समय पूरी तरह से हम प्रिपेयर रहें। आगे देखिएगा, थोड़े से यहाँ पे जीके के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब दोस्तों योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद आप लोग नाम सुने होंगे, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब की गई थी? NDC यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की। आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, जुड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसे नहीं कहीं से कुछ देख लिए, थोड़ा सा और देख लिए, थोड़ा सा देख लिए, वीडियो को हटा दिए, स्किप कर दिए। ऐसा करने से आप लोग जानते हैं बस 100 क्वेश्चन में 20-25 क्वेश्चन आ गए, फिर अगला एग्जाम देते रहिए, फिर अगला एग्जाम देते रहिए, ऐसे चलता रहते। थोड़ा सा गंभीरता बरतने का प्रयास कीजिए, ठंडी को भी मत देखिए, तैयारी में लगे रहिए। दूसरा है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि CSO के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का है, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं SSC में। द्वितीयक सेक्टर हमारा औद्योगिक सेक्टर है, जिनमें निर्माण व विनिर्माण ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं। और तृतीय सेक्टर हमारा सेवा क्षेत्र है, जिसमें बैंकिंग, रेलवे ये सारी चीजें आप लोग ले सकते हैं। तो क्वेश्चन था कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीयक क्षेत्र का। अगला देखिएगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, नाबार्ड आप लोग नाम सुने होंगे, NABARD यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। आप लोगों को कमेंट में बताने हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, यानी कि NDC की स्थापना, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कहाँ से निकल कर आया है? संविधान सभा का यानी संविधान के गठन से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। बहुत सारे डाटा है यहाँ पे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? VN राव को। अब ध्यान दीजिए, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था। सबसे पहले ये डाटा हो गया। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ध्यान दीजिएगा, अस्थायी।
आगे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कोई भी डाटा आपसे मिस नहीं हो रहा है दोस्तों, जरूरत है एक अच्छी प्रिपरेशन की, रिवीजन की। आगे चलेंगे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिसमें प्रारूप समिति मुख्य रूप से पूछी जाती है, आप लोग जानते हैं। इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी इनको बनाया गया। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार वी एन राव को नियुक्त किया गया था, जो कि हमारा क्वेश्चन था। वो सारी चीजें जो आप लोगों के लिए आवश्यक है, एग्जाम में पूछी जानी है, उनको यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है, पूरी तरह से डाला जा रहा है। और जो आप लोगों के लिए आवश्यक नहीं, यानी वहां से क्वेश्चंस आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, उनको बिल्कुल भी नहीं डाला जा रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं कि सब कुछ लेके आ रहे हैं। हम जानते हैं ना, हम सब कुछ पढ़ सकते हैं ना, सब कुछ याद कर सकते हैं, और ना सब कुछ याद रखकर एग्जाम हॉल में जा सकते हैं और वहां परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन जहां से संभावना है, और एसएससी का ट्रेंड आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हम लोग मिस भी नहीं कर सकते। अगला फैक्ट है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया था। ये भी बार बार पूछा था, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। आगे देखिएगा, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ये डाटा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग हिस्ट्री से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ऐसे राजवंश से शासक, स्थापना और अंतिम शासक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग जानते हैं ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल जाता है, तो ध्यान रखेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम कलेक्ट करके लेके आए हैं। शुंग वंश की स्थापना हमारा क्वेश्चन रखा गया है, किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग आपका करेक्ट आंसर होगा। आप ध्यान दीजिएगा, एक तरफ राजवंश लिखा हुआ है, फिर संस्थापक, फिर राजधानी, तीनों चीजें कलेक्ट कर लिए हैं। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी, इनकी राजधानी राजगृह थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कोई भी डाटा आपसे मिस नहीं हो रहा है। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी, इनकी राजधानी थानेश्वर थी। कोई भी फैक्ट आपसे मिस नहीं हो रहा है दोस्तों, जितना आप लोगों के लिए आवश्यक है और एग्जाम्स में पूछे जाने हैं। अब वर्धन वंश तक हमारा हो चुका है। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी, इनकी राजधानी कांचीपुरम थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, इनकी राजधानी मानिकहेर थी। ये सारे थे दोस्तों महत्वपूर्ण शासक के दोस्तों स्थापना और राजधानियों से संबंधित क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि हिंदी से कलेक्ट करके लाए हैं। दोस्तों पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। प्राचीन पुस्तक से क्वेश्चन हो गया, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस के पुस्तक हो गए, और खेल जगत के पुस्तक हो गए दोस्तों। ये आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाएंगे, ये एसएससी का ट्रेंड है। क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर होगा श्रीनिवास दास। ये क्वेश्चन रखा गया है। अब चलते हैं एक साथ कलेक्ट करने, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक तरफ रचनाकार लिखा गया है, दूसरी तरफ एक तरफ रचना और दूसरी तरफ रचनाकार। बीजक सबसे पहले हमारा शब्द है, तो बीजक की रचना किसने की थी? कबीरदास ने की थी। मृगनयनी की रचना वृंदावन लाल वर्मा ने की थी। नेक्स्ट है, कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। पार्टी कामरेड और दादा कामरेड दोनों की रचना यशपाल ने की थी। आषाढ़ का एक दिन, इसकी रचना मोहन राकेश ने की थी। मैला आंचल की रचना फणीश्वर नाथ रेणु ने की थी। किसने? फणीश्वर नाथ रेणु ने की थी। आगे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन से भागना है दोस्तों। हर वीडियो हमारा मैराथन की तरह है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है, चंद्रकांता की रचना किसने की थी? देवकी नंदन खत्री ने की थी। नदी के द्वीप की रचना सजदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञेय ने की थी। गोदान और गबन की रचना प्रेमचंद ने की थी। दीप शिखा की रचना महादेवी वर्मा ने की थी। अनामिका की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की थी। और है दोस्तों थोड़ा सा, अगला है, अनामिका हमारा हो गया है। चिंतामण की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने की थी। मिर्गावती की रचना कुतुबन ने की थी। मधुमालती की रचना मंझन ने की थी। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। आगे देखेंगे हम लोग, वीजक ये दोस्तों रिपीट हो गया है, कबीरदास है। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने की थी। त्यागपत्र की रचना जैनेन्द्र कुमार ने की थी। ये सिलेक्टेड शब्द क्वेश्चंस रखेंगे दोस्तों। अगर इतना आप लोग कलेक्ट करके रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा, भागना नहीं है।
क्वेश्चन महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है, महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब एक तरफ भारतीय शासक के नाम है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित उपाधियों के नाम है कि कौन से शासक ने कौन सी उपाधि धारण की थी। सबसे पहले बिंदुसार, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? अमित्रघात। क्वेश्चन पूछा था अमित्रघात के नाम से कौन जाने जाते थे। फिर अशोक की ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी, दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कीर्तांत परशु की। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी, बार बार पूछा जाता है, शकों को पराजित करने के बाद में। और कनिष्क ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।